एक ब्रिटिश नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या गैर लाभकारी संस्था ने सोशल मीडिया पर किसानों को खालिस्तान से जोड़ने की एक सोची समझी साजिश का खुलासा किया है। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने पहले म्यांमार में ह्यूमन राइट्स के खिलाफ अपराधों के साथ साथ नकली सोशल मीडिया हैंडल से चीनी प्रचार का खुलासा किया था। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन रेजिलियंस ने किसानों के खिलाफ भड़काऊ और झूठे पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स का विश्लेषण किया है। इससे पता चला कि सोशल मीडिया पर सैकड़ों फेक अकाउंट्स थे, जिससे किसान आंदोलन के खिलाफ दुष्प्रचार, पंजाब में अलगाववाद और भारतीय सेना के ग्लोरिफिकेशन या उनके महिमामंडन, भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के भीतर सांस्कृतिक तनाव को बढ़ावा दिए जाने वाले पोस्ट किए गए थे। CIR ने ऐसे 80 सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की है जिन पर हजारों की संख्या में फॉलोअर्स थे। रिपोर्ट में बताया गया कि अब उन सोशल मीडिया अकाउंट को निलंबित कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान ट्विटर API, हैशटैग और विजुअलाइज डेटा के इस्तेमाल से की गई थी। रिसर्च रिपोर्ट जारी करने वाले CIR के जांच निदेशक बेंजामिन स्ट्रीक के मुताबिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कोर नेटवर्क के माध्यम से अपने पोस्ट को बढ़ावा दिया जाता था। उनके मुताबिक फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सेलिब्रिटी की तस्वीरें लगी थीं और सिख समुदाय जैसा दिखने के लिए वे सिख नामों और सिख टाइटल का इस्तेमाल करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर पर 33 अकाउंट्स की पहचान की गई, जिनमें 18 ऐसे अकाउंट्स थे जिनके नाम में कौर टाइटल का इस्तेमाल किया गया। कौर सिख महिलाओं का उपनाम है और इसका मतलब प्रिंसेस या राजकुमारी होता है। इनके अलावा दहिया, सिंह और संधू जैसे टाइटल का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें कुछ प्रमुख गुंजन कौर, सिमरन कौर, तनवीर संधू, चिराग देव दहिया जैसे नाम शामिल थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए उन फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर असली सिख और प्राउड इंडियन जैसे बायो लगाए गए थे। लगभग फेक अकाउंट के बायो में प्राउड इंडियन, हिंदू, लव, नेशनलिस्ट, जय जैसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ऐसे कई सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान हुई जिनके एक ही नाम से ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अकाउंट्स थे और उन अकाउंट से एक ही जैसे पोस्ट सभी प्लेटफॉर्म पर साझा किए जा रहे थे। आंदोलन को बदनाम करने के लिए ट्विटर पर शुरू किए गए अभियान में रिपोर्ट के मुताबिक हैशटैग रियल सिख अगेंस्ट खालिस्तानीज, हैशटैग खालिस्तानीज, हैशटैग सिख रिजेक्ट खालिस्तान जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कई अकाउंट से सेना से संबंधित पोस्ट किए जा रहे थे और राष्ट्रवादियों से उन समूहों जिन्हें वे चरमपंथी या खालिस्तानी का लेबल लगाने की कोशिश कर रहे थे को काउंटर करने और बेनकाब करने की अपील की गई थी। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक आंदोलन को बदनाम करने के लिए ट्विटर पर जिन अकाउंट का इस्तेमाल किया गया था उन पर 2000 से 6000 तक फॉलोअर्स थे। मसलन इन अकाउंट पर फॉलोइंग और फॉलोअर्स की संख्या लगभग समान देखी गई। CIR ने जिन अकाउंट की पहचान की है वो नागरिकों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे और वे ऑटोमेटेड नहीं थे और इन सभी अकाउंट से एक ही हैशटैग के साथ कई पोस्ट किए जाते थे। सोशल मीडिया पर कोर नेटवर्क के रूप में ट्विटर पर 33 फेक अकाउंट की पहचान हुई जिन पर कुल 84,000 फॉलोअर्स थे। इनके अलावा कुल 80,000 फ्रेंड्स के साथ 29 फेसबुक अकाउंट, जिनमें 22 ऐसे थे जिनके ट्विटर पर भी एक ही नाम, एक ही इमेज, एक ही कवर के साथ अकाउंट्स थे और एक जैसे पोस्ट किए जाते थे, जबकि 18 इंस्टाग्राम अकाउंट की भी पहचान हुई। इन सभी फेक अकाउंट में 14 ऐसे अकाउंट की पहचान हुई जिनके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट्स थे। CIR की ये रिसर्च रिपोर्ट उन मंत्रियों, विधायकों, कार्यकर्ताओं, नेताओं और उन टीवी मीडिया के लिए करारा जवाब है जिन्होंने किसान आंदोलन पर खालिस्तानी लेबल लगाने की पुरजोर कोशिश की लेकिन नाकामयाब साबित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। सोमवार को विश्व चर्चित मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी के बाद अब इमरोज परवेज पर NIA ने कार्रवाई शुरू की है। गुरुवार को NIA ने परवेज इमरोज के घर पर छापेमारी कर दी। परवेज इमरोज के खिलाफ NIA ने बीते साल एक मामला दर्ज किया था और उसी मामले में इमरोज के घर पर छापेमारी की गई है। पहले सोमवार को गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ता खुर्रम परवेज के खिलाफ UAPA सहित कई अन्य धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। खुर्रम की गिरफ्तारी की वैश्विक संस्थाओं ने आलोचना की और उनकी रिहाई की मांग की है।
खुर्रम परवेज पर भी टेरर फंडिंग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि एनआईए ने अक्टूबर महीने में भी खुर्रम के दफ्तर पर छापेमारी की थी, तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब एनआईए अधिकारियों का कहना है कि खुर्रम के खिलाफ 6 नवंबर को नया केस दर्ज किया गया है। एनआईए ने खुर्रम पर पाकिस्तान स्थित एक प्रतिबंधित संगठन के ओजीडब्ल्यू के संपर्क में होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। एनआईए के मानवाधिकार कार्यकर्ता पर लश्कर-ए-तैयबा के ओजीडब्ल्यू को मदद करने के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एनआईए ने खुर्रम पर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, दंडनीय अपराध की साजिश रचने, टेरर फंडिंग जैसे सख्त अपराधों के लिए आईपीसी की धारा 120B, 121 और 121A और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 17, 18, 18B, 38 और 40 जैसी गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए हैं। 44 साल के खुर्रम परवेज पेशे से एक पत्रकार हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी काम करते हैं। वो जम्मू एंड कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी के सदस्य हैं, जो एक गैर लाभकारी संस्था है। ये संस्था बीते 20 सालों से जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार हितों पर काम कर रही है। इनके अलावा खुर्रम परवेज जबरदस्ती गायब किए गए लोगों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंसेस के अध्यक्ष भी हैं। परवेज छात्र रहने के दौरान से ही घाटी में मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एएफएडी से जुड़ने से पहले भी खुर्रम श्रीनगर स्थित एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपीयर्ड पर्सन्स के साथ काम कर चुके हैं। भारतीय कानून के तहत टेरर फंडिंग के लिए गिरफ्तार परवेज एक सम्मानित मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्हें मानवाधिकारों पर काम करने के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं। उन्हें 2006 में शांतिपूर्ण ढंग से मानवाधिकारों पर काम करने के लिए रिबॉक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड से नवाजा गया था। परवेज, जो कि स्कॉलर भी हैं, उन्हें ब्रिटेन के ग्लासगो यूनिवर्सिटी से प्रतिष्ठित शेवेनिंग फेलोशिप भी मिल चुकी है। खुर्रम परवेज जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सहयोग वाली सरकार की आलोचना करते रहे हैं और घाटी से धारा 370 हटाए जाने का भी उन्होंने जमकर विरोध किया। तुर्की की समाचार एजेंसी आंदोलू को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सभी वादों को तोड़कर सेना के बल पर कश्मीर में जबरदस्ती बदलाव से कश्मीर की असलियत नहीं बदलेगी। ये पहली बार नहीं है कि जब परवेज को किसी गंभीर कानून के दायरे में लाकर गिरफ्तार किया गया हो। 2016 में तत्कालीन पीडीपी बीजेपी सरकार के दौरान खुर्रम को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र, पीयूसीएल, एमनेस्टी इंटरनेशनल वो बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिन्होंने खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाई है, उनकी गिरफ्तारी की आलोचना की है और उनकी रिहाई की मांग की है। मानवाधिकार रक्षकों पर यूएन की विशेष दूत मैरी लॉलर ने अपने ट्विटर पर लिखा, परवेज आतंकवादी नहीं है, वो मानवाधिकारों के रक्षक हैं। भारतीय मानवाधिकार संस्था पीयूसीएल ने भी यूएपीए के तहत गिरफ्तार हुए परवेज की तुरंत रिहाई की मांग की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक ट्वीट में कहा कि परवेज की गिरफ्तारी भारत में मानवाधिकारों के काम और विरोध को दबाने के लिए आतंकरोधी कानून के इस्तेमाल का एक और उदाहरण है। इनके अलावा परवेज के एनआईए के हिरासत में रहने के दौरान टॉर्चर की आशंका भी जताई गई है। जेनेवा स्थित वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर ने अपने ट्विटर पर लिखा, वो परवेज के साथ हिरासत में रहते हुए यातना के बड़े जोखिम के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग करती है। गौरतलब है कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सिविल सोसाइटी को युद्ध का नया मोर्चा बताया था। अजीत डोभाल सिविल सोसाइटी के बारे में एक कार्यक्रम में कहा था कि उन्हें देश के हितों को चोट पहुंचाने के लिए मैनिपुलेट किया जा सकता है। सुरक्षा सलाहकार सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा था, ये नागरिक समाज है जिसे किसी राष्ट्र के हितों को चोट पहुंचाने के लिए विकृत, अधीनस्थ, विभाजित, हेरफेर किया जा सकता है। हालांकि अजीत डोभाल के इस बयान की काफी आलोचना भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। सिर्फ रिपेयरिंग के लिए हर वर्ष 15,000 करोड़ बाहर जाता है। हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों को जाता है। अब ये एयरपोर्ट इस स्थिति को भी बदलने में मदद करेगा।
भाइयों और बहनों, इस एयरपोर्ट के माध्यम से पहली बार देश में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब की इसकी भी कल्पना साकार हो रही है। इससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिलेगी, एक नई उड़ान मिलेगी। मुझे वो समय याद आया जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि ये गरीब हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ हमारे गरीब भाइयों, कितने लोग हैं जो हवाई जहाज पे चल लिए हैं। यही बीजेपी का नारा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट भी बेच दिया। और जो हवाई जहाज के गणित समझेगा वो सोचेगा क्या गणित है हवाई जहाज का। जितने भी एयरपोर्ट बने हैं सब घाटे में हैं। दुनिया भर के कई देशों ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया है। हालांकि भारत ने क्रिप्टो को लेकर अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। यही वजह है कि कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से इस सिलसिले में पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं मिला। जबकि केंद्र सरकार ने मंगलवार को ऐलान किया था कि देश में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए आगामी संसद के शीत सत्र में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 को पेश किया जाएगा। इस मामले में एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक विधेयक में आरबीआई के जरिए क्रिप्टो को लेकर एक फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इस विधेयक में निजी क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के प्रावधान भी जोड़े गए हैं। इसी साल जून महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि रिजर्व बैंक क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के बैंकिंग एक्सेस पर रोक नहीं लगा सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसा करने के लिए कोई विधायी ढांचा नहीं है। माना जा रहा है कि इस बाधा को दूर करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। गौरतलब है कि क्रिप्टो लीगल नहीं होने के बावजूद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो यूजर्स वाला देश है। एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उन टॉप 5 देशों में शामिल है जहां तेजी से क्रिप्टो को अपनाया जा रहा है। उधर 15 नवंबर को पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों ने क्रिप्टो करेंसी के शेयर धारकों के साथ हुई मीटिंग में कहा कि क्रिप्टो को बैन नहीं किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई शेयर धारक और इंडस्ट्री एसोसिएशन इस डिजिटल करेंसी पर कुछ नियम चाहते हैं, लेकिन वो ये तय नहीं कर पाए हैं कि क्रिप्टो करेंसी की निगरानी किसके हाथ में दी जाए। खुद सरकार भी इसे लेकर जवाब नहीं दे पाई है। मसलन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से क्रिप्टो के जरिए टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। The government has been holding consultations on cryptocurrencies with various stakeholders. The standing committee has also taken up this matter. Is the government now ready with a bill that will be brought in this session, and how will you balance need for innovation and also threats of money laundering and terror financing? On the cabinet briefing day, we take the questions only related to the cabinet decisions. केंद्र, खासकर देश के प्रधानमंत्री ने अपनी टिप्पणियों में क्रिप्टो को एक खतरे की तरह पेश किया है। पीएम ने सिडनी के एक थिंक टैंक को दिए संबोधन में कहा था कि क्रिप्टो करेंसी फायदेमंद है, लेकिन गलत हाथों में पड़ने से ये युवाओं को बर्बाद कर सकती है। किसी भी स्पष्टता के अभाव के बीच भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। Take cryptocurrency or Bitcoin, for example. It is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands, which can spoil our youth. पड़ोसी देश चीन ने सितंबर में क्रिप्टो को अवैध घोषित कर दिया था। ऐसे में क्यास लग रहे हैं कि क्या भारत भी चीन की तरह डिजिटल करेंसी पर पूरी तरह क्रैकडाउन करेगा, या फिर चीन में बैन होने के बाद वो क्रिप्टो में अपना फायदा तलाशेगा। उधर सरकार के बिल के ऐलान के बाद भी कई संभावनाएं जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार डार्क वेब पर चलने वाले जेड कैश और मोनेरो जैसी क्रिप्टो करेंसी पर नकेल कस सकती है,
लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम जैसे बड़े और चर्चित डिजिटल करेंसीज को इन नियमों से बाहर रखा जा सकता है। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि सरकार विधेयक के जरिए फेसबुक की ई करेंसी डीएम को नियंत्रित करना चाहती है। क्रिप्टो करेंसी के नियम या रेगुलेशन के समर्थकों का कहना है कि छोटे शहरों में इसका इस्तेमाल आतंकवाद और दूसरी अवैध गतिविधियों में हो सकता है, जबकि क्रिप्टो रेगुलेशन के विरोधियों का कहना है कि करेंसी को लेकर सरकार की अस्पष्टता से निवेशकों को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसका एक नमूना यह है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी के बैन होने की खबर आते ही बिटकॉइन और टीथर जैसी डिजिटल करेंसी की वैल्यू काफी नीचे गिर गई। इस बात को लेकर भी बहस हो रही है कि बैन लगाने के बाद क्रिप्टो भारतीय बाजार से गायब नहीं होगी, बल्कि दूसरे अवैध व्यापारों की तरह ये ब्लैक मार्केट में शिफ्ट हो जाएगी और डिजिटल करेंसी से पैदा होने वाली संभावित नौकरियों को भी नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।